हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डायमेंशन फार्मूला की। डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फार्मूला आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, देखिए एक बार। पहली क्वांटिटी एरिया थी। एरिया का फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी, ठीक है। और लेंथ और ब्रेथ दोनों मीटर में मापी जाएगी, तो ऐसा यूनिट हो गई मीटर स्क्वेयर। डायमेंशन फार्मूला आपका m0 L स्क्वेयर T0, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? स्क्वेयर ब्रैकेट में L स्क्वेयर। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ, LBH, तीनों मीटर में नापे जाएंगे। मीटर क्यूब, डायमेंशन आ गई L क्यूब। क्लियर है? डेंसिटी के लिए देखते हैं। डेंसिटी क्या है बेटा? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास केजी में नापा जाएगा, वॉल्यूम अभी आपने नापा है मीटर क्यूब में। अल्टीमेटली केजी के लिए जो सिंबल असाइन है m मास के लिए, और मीटर क्यूब है तो ये ऊपर जाकर -3 हो जाएगी पावर, तो L-3, ठीक है। वेलोसिटी आपका है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से दूरी है, दूरी को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मीटर पर सेकंड, तो अल्टीमेटली आ गया L-T-1। एक्सेलरेशन, इसके ऊपर स्टार मैंने लगाया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी डायमेंशन याद है तो ये आपको काफ़ी डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन में हेल्प करने वाला है। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी किस में मेजर होती है? मीटर पर सेकंड में, और टाइम के लिए सेकंड। ये सेकंड नीचे आकर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अल्टीमेटली L-T-2 आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझो बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी और आपका लीनियर वेलोसिटी में अंतर क्या है। पहले तो ये चीज़ समझ आता हूँ मैं। देखिए, वो आपको लिखना ये है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको पता है। लीनियर वेलोसिटी में एक बॉडी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही है। टी टाइम में उसने स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट d कवर की है, तो सिंपल आपकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? d/t। जो लीनियर वेलोसिटी का मतलब है बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले। एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है बेटा? मान लीजिए कि एक चौराया है और आप A से स्टार्ट करते हैं और t टाइम के बाद आप B पर पहुंच गए, तो अल्टीमेटली एंगुलर वेलोसिटी में आपको मेज़र करना होता है कि आपने कितने समय में कितना एंगल कवर किया। तो दिस इज़ द एंगल विच यू हैव कवर इन टाइम t, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कितना एंगल कवर किया डिवाइड बाय टाइम। जैसे यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर की थी, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? एंगल कवर निकालेंगे। क्लियर है बात आपको? तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू θ/t। क्लियर है? θ/t। अच्छा, ये बात और आपको पता है कि इस थीटा को कैसे निकालते हैं? थीटा आपका क्या होता है? आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। वो बात मैंने यहाँ लिखी हुई है। तो अगर आप देखें, थीटा को मेजर किस में करता हूँ मैं? रेडियन में, और टाइम को सेकंड में, ठीक है। अब आपको ये बात समझनी होगी कि इसकी डायमेंशन मैंने T-1 लिखी है। नोटिस कीजिए क्यों? क्योंकि बेटा थीटा क्या है? L/r, ऊपर भी मीटर और नीचे भी क्या है? मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपका सिर्फ t बचेगा, और t की पावर क्या आ जाएगी? -1। एक्चुअली में आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि थीटा की यूनिट तो होती है परंतु डायमेंशन नहीं होती। थीटा इज डायमेंशनल लेस। क्लियर है बात आपको? इस बात को इम्पोर्टेंट है, इसको समझे आप। और यहाँ से अगर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? अगर आप किसी सर्कल में घूम रहे हैं तो कितने चक्कर कवर किए कितने समय में। क्लियर है? इसको इस तरीके से समझते हैं आप। मान लो आपने 20 टर्न कवर किए 40 सेकंड में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? n/t। तो चक्कर आपके कितने हैं? 20, और समय कितना लिया? 40। तो आपका फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? हाफ। इस हाफ का मतलब वो अभी बताता हूँ। तो बेटा एक बात सोचो, 20 चक्कर 40 सेकंड में कवर किए, तो एक चक्कर कितने सेकंड में कवर किया? 2 सेकंड में। और इस 2 को, जो एक चक्कर को काटने के लिए समय लगा, वो है आपका t, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको, ठीक है। दैट इज टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन और 1 टर्न। क्लियर है? अगर आप 1/t निकालो तो वो भी कितना आएगा? हाफ ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? n/t और 1/t। एक्चुअली में 1/t का मतलब क्या है? एक यूनिट टाइम में आपने कितना, जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ, t समय में कितने चक्कर कवर कर रहा है,
एक चक्कर कवर कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 1/t चक्कर कवर करेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सिंपल सा कि 1 सेकंड में कितना आपके रेवोल्यूशन कंप्लीट किए। क्लियर है बात आपको? इस बात को आपको समझना है। तो फ्रीक्वेंसी आपका n/t और 1/t। तो n तो एक नंबर है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, एक किया चक्कर कंप्लीट 5 किए, तो उसकी तो कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होगी, ठीक है, वो तो नंबर है जस्ट। और टाइम ऊपर जाकर के आ जाएगा सेकंड इनवर्स, और इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो अगर आप इसकी डायमेंशन देखिए तो वो क्या आ गई, t-1। नोटिस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, परंतु उन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम को मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा बेटा आपको। मान लीजिए आपके पास 2 कार हैं, 2 नैनो कार हैं, एक 40 की स्पीड से चल रही है और एक किससे चल रही है, 80 की स्पीड से। अगर आप इनको रोकना चाहते हो तो बताइए किसके लिए ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे सर इस वाली को रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। अब मैं अपना क्वेश्चन बदलता हूँ। एक नैनो कार है और एक ट्रक है, दोनों की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है। अब आपको रोकना है तो किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रक वाला आएगा, क्योंकि इसका आप कहेंगे मास ज़्यादा है। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से, अगर जब मैंने मास रखा सेम तो फोर्स डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, यहाँ से क्या आया, फोर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, और यहाँ से आया फोर्स डिपेंड करता है मास के ऊपर। क्लियर है बात आपको? तो मैं कंबाइन करूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/v, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को मैं एक नाम दे देता हूँ और वही नाम क्या है, मोमेंटम p। क्लियर है कि बात आपको, कि mv को अब मैं अलग अलग नहीं बोलूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि फोर्स m पर डिपेंड करता है, फोर्स वेलोसिटी पर। मैं बोलूँगा फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मोमेंटम पर, और मोमेंटम कुछ नहीं है, m/v को ही मैंने क्या बोला है, मोमेंटम बोला है, ठीक है। ये आगे देखेंगे हम यूनिट नंबर 3 में कि फोर्स मोमेंटम पर किस तरीके से डिपेंड करता है। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या है, m/v। इसको बेटा p से लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर है ये क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास को kg में नापेंगे आप, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो डायमेंशन क्या हो गई बेटा, m, l और t-1। फोर्स आपने पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास को kg में, एक्सेलरेशन को पीछे से देखिए। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा एक्सेलरेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इस चीज़ को, इस टोटल चीज़ को हम न्यूटन भी बोलते हैं, क्योंकि फोर्स को न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। तो m, l, t-2। क्लियर है बात आपको, सेकंड स्क्वायर है तो t-2। इम्पल्स क्या होता है बेटा, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आपको कुछ चीज़ें अभी याद करनी पड़ेंगी, चैप्टर के साथ साथ आपको मैं समझाता जाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा इम्पल्स की, इम्पल्स का मीनिंग क्या है। आपको याद करने के लिए क्या करना है, इसको लिख लेना है, और बार बार, सिर्फ आपको जितनी बार आप इसके ऊपर से अपनी निगाहें फिराएंगे, आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। इसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे आगे आएगा, एक आपको इस चैप्टर में पूरी फिजिक्स का क्लास 11th का मैं हिंट दे दूंगा कि आगे हम पढ़ने वाले के। तो फोर्स को न्यूटन लिख लिया बेटा मैंने, और टाइम को सेकंड लिख लिया। फोर्स की डायमेंशन देखिए आपके पास थी, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दी t की पावर -2 है, और एक t से और गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा, t-1। क्लियर है बात आपको? नेक्स्ट देखते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9 में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपने न्यूटन पढ़ा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट मीटर। क्लियर है? और इस न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल। अगर आप चाहें तो न्यूटन की भी यूनिट रख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन की क्या थी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक और मीटर यहाँ पर आता है, ये मीटर स्क्वायर लिख दिया है। क्लियर है? न्यूटन की अगर इस मीटर से गुना करूँगा तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो आप इसको डायमेंशन वाइज लिखेंगे m l² t-2। क्लियर है बात आपको, m l² t-2। देखिए मैंने यहाँ पर वर्क के साथ एनर्जी और हीट भी लिखा हुआ है। मतलब वर्क के पूछे आपसे, एनर्जी पूछे या हीट पूछे, इन सब की डायमेंशन और यूनिट क्या है, सेम। क्यों है ऐसा समझते हैं बेटा। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने खाना खाया तो आपको अल्टीमेटली क्या मिली, एनर्जी मिली। उस एनर्जी की बिहाव से आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। मतलब एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, ये जस्ट एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं।
एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। एनर्जी मिली और उसकी वजह से क्या कर पाए, वर्क कर पाए। समझ आ रही है बात आपको। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं, मान लो आप पानी को गर्म कर रहे हो तो आप उसको अल्टीमेटली हीट प्रोवाइड कर रहे हो। जो हीट है वो उसकी पानी की क्या बढ़ाएगी, तो आपके मुंह से जो वर्ड निकलेगा कि वो उसकी एनर्जी बढ़ाएगी। तो जो हीट हम बाहर से दे रहे थे वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया पानी की। क्लियर है। तो ये एक ही आदमी के 3 नाम हैं, बस सिचुएशन के हिसाब से नाम पलट जाता है। वर्क, एनर्जी और हीट आपका सेम डायमेंशन रखती हैं और सेम यूनिट रखती हैं। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट है पावर। अच्छा, अब एक्सेलरेशन सोचो आप, एक्सेलरेशन सोचो यहाँ पर आया। अगर वर्क निकाल रहे हैं तो फोर्स की जरूरत है, और फोर्स में किसकी जरूरत है, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन का अल्टीमेटली यहाँ पर भी यूज़ है। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ पावर। पावर वर्क अपॉन टाइम। वर्क में एक्सेलरेशन की जरूरत थी तो पावर में भी एक्सेलरेशन की जरूरत रहेगी। क्लियर है, आप समझ जाएंगे चीज़ों को। तो वर्क है जूल और टाइम है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और बेटा इसको मैंने क्या बोल दिया है, आपका वोट बोल दिया है। तो वर्क की आपकी डायमेंशन ये रही ml²t-2, यू जस्ट डिवाइडेड बाय t, और एक t और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट है प्रेशर। अब प्रेशर को देखते हैं पहले। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन फोर्स का, एरिया का मीटर स्क्वायर, और इस चीज़ को बेटा पास्कल भी बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। चलिए अब न्यूटन की डायमेंशन देखते हैं, mlt-2। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब l स्क्वायर। इसको l स्क्वायर से करेंगे, एक l से एक l कट जाएगा और एक l ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है बेटा। अब आपको इसके साथ क्लास 11th में एक और टर्म पढ़नी है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। बेटा आपको समझ में आएगा, स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला मैंने एक ही लिख रखा है, परंतु मैंने उसके नीचे ये बता भी रखा है कि प्रेशर कहाँ डिफाइन है। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैस और लिक्विड में डिफाइन है, जबकि स्ट्रेस कहाँ पर डिफाइन है, सॉलिड के लिए डिफाइन है। हालांकि इनका फॉर्मूला क्या रहता है, दोनों का सेम रहता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। परंतु जब सॉलिड के ऊपर आप कभी भी चीज़ F/A करेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं प्रेशर, सॉलिड पर आप ये कभी नहीं बोल सकते कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि सॉलिड पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस, और जबकि गैस और लिक्विड पर आप क्या अप्लाई करते हो, प्रेशर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन को देखते हैं बेटा। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मान लीजिए मेरे पास कोई एक तार है, ठीक है, और मैं इसको इधर से, ये इधर से फिक्स है और इधर से खींचने लग गया मैं। ठीक है, तो तार खींचकर मान लीजिए इस तरीके से इस शेप में आ गई, तो आप देखेंगे ये है मेरी चेंज इन डायमेंशन, और जबकि ये मेरे पास क्या थी, ओरिजिनल डायमेंशन। ये है L ओरिजिनल लेंथ, और ये क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ΔL/L। क्लियर है। तो ΔL मीटर में नापी जाएगी या सेंटीमीटर में नापी जाएगी, वैसे ही L भी मीटर या सेंटीमीटर में नापी जाएगी। मीटर बाय मीटर कैंसिल आउट, ना तो कोई यूनिट है और ना ही क्या है, डायमेंशन है। स्ट्रेन की ना तो कोई यूनिट है और ना ही कोई क्या है, डायमेंशन है। जबकि एंगल की मैं बात करूँ, यूनिट तो होती है परंतु डायमेंशन नहीं होती। क्लियर। थोड़ा सा को रिलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन की ना तो कोई यूनिट है और ना ही डायमेंशन है, तो सारी बात किस पर आ गई, स्ट्रेस पर। स्ट्रेस के क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो अल्टीमेटली जो इनकी डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 पार्ट हैं, मतलब उसके 3 कंपोनेंट है। पहला है यंग मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस, और एक है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो अल्टीमेटली इनकी भी अगर आपसे डायमेंशन पूछे तो इनकी, इन तीनों की डायमेंशन क्या होगी, यही होगी। तो नोटिस करने वाली बात ये है, प्रेशर, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछे, यंग मॉडुलस पूछे, बल्क मॉडुलस पूछे और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछे, इनमें से कुछ भी पूछे, उन सब की डायमेंशन क्या है, ml-1 t-2। क्लियर है बेटा बात आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर नंबर 5 में डील करेंगे, और अभी के लिए आपको यही बात मैं बता सकता हूँ बेटा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काम मास का है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जो काम मास करता है वही रोटेशन मोशन में कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है।
तो अल्टीमेटली ये एक्चुअली में और कुछ नहीं है, मास के जैसा ही फंक्शन बिहेव करेगा, परंतु किस मोशन में, रोटेशन मोशन में, और स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या है आपका मास है। बेटा कुछ और चीज़ें हैं मैं उनको भी बताऊंगा, जैसे डिस्टेंस है, वहाँ पर हम यहाँ पर तो बेटा देखो क्योंकि रोटेशन मोशन में तो आप ऐसे घूमेंगे, तो वहाँ पर आप डिस्टेंस ना नाप कर क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। क्लियर है बात आपको भाई, कितना एंगल कवर किया मैंने, और यहाँ पर आप क्या निकालते हो, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस रिप्लेस हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, मास किससे चेंज हो जाता है बेटा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², kg मीटर स्क्वायर, डायमेंशन आ गई बेटा, और पुट कीजिए ml² आ गया। क्लियर है बात आपका। टॉर्क मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा याद कीजिए, आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज़ नथिंग बट आपका टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। तो जो काम फोर्स स्ट्रेट लाइन मोशन में करता है वही काम टॉर्क किस में करता है, रोटेशन में। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तभी बॉडी चलेगी, है ना, इस बॉडी इनके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो बॉडी चलेगी। और ये बॉडी अगर यहाँ पर कोई बॉडी, तो इसके ऊपर मैं टॉर्क लगाऊंगा तभी ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, R×F, फोर्स की न्यूटन और R मीटर है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर, तो न्यूटन की आपकी होती है mLt-2, और 1 और मीटर की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, L²। नोटिस करेंगे बच्चे, जो नोटिस कर रहे हैं वो देख पा रहे होंगे कि वर्क और टॉर्क की डायमेंशन क्या है, सेम है। बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक पीछे नोटिस किया है तो 3-4 चीज़ें ऐसी आई हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। इनकी डायमेंशन देख लो आप, मोमेंटम और इम्पल्स की डायमेंशन देख लो आप, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देख लो आप, डायरेक्शन कह रहा हूँ मैं, डायमेंशंस देख लो आप। क्लियर है बात। इसी तरीके से मैंने बताया कि टॉर्क और वर्क की डायमेंशन क्या है, सेम है। अच्छा, जो काम लीनियर मोमेंटम का स्ट्रेट लाइन मोशन में है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम का काम कहाँ पर है, रोटेशन मोशन में। क्लियर है बात आपको। तो नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, R×P। जैसे टॉर्क वहाँ पर क्या हुआ था, R×F, तो ये हो जाएगा R×P, और P की वैल्यू आपको पता है mv और R एज इट इज़, तो मैंने इसको लिख दिया है mvr। क्लियर है। kg वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर ये रहा, तो अल्टीमेटली मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन देखिए आप mL²T-1। ठीक है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को समझते हैं बेटा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आपको अगर मैं बताऊं तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। पहले सॉलिड एक बॉडी लेता हूं मैं, और उसके ऊपर फोर्स लगाया है मैंने, और ये किसी भी एक सतह पर रखी हुई थी, मूव करने लगी। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि एक पीछे की तरफ फोर्स एक्ट करता है, डेट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन। क्लियर है बात आपको। एक पीछे की तरफ अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है। ये क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये सॉलिड में आता है, और ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, मतलब इस बॉडी पर ये सतह लगा रही है नीचे वाली। अगर मैं वो इसको कहूँ बॉडी 1 और इसको कहूँ बॉडी 2, तो 1 पर कौन लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, 2 लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से बेटा साइंटिस्ट ने क्या देखा, जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें भी फ्रिक्शन आता है। क्लियर है बात आपको। एक्चुअली में साइंटिस्ट ने देखा कि लिक्विड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, मतलब ये लिक्विड की अगर मैं लेयर बताऊं, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, तो लेयर बाय लेयर क्या करता है, फ्लो करता है। और इन लेयर्स के बीच में क्या होती है बेटा, स्लाइडिंग होती है। क्लियर है। बट अगर आप ये देखो, क्योंकि ये तो विद इन दी सेम बॉडी एक्ट हो रहा है, जो फ्रिक्शन है वो विद इन दी सेम बॉडी एक्ट हो रहा है। यहाँ तो बॉडी 1 और बॉडी 2 के बीच में स्लाइडिंग की वजह से फ्रिक्शन आया था, परंतु ये तो सेम बॉडीज़ की लेयर के बीच में स्लाइडिंग की वजह से आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। तो इसमें आपको समझना है कि इसमें लेयर बाय लेयर फ्लो होगा और स्लाइडिंग होगी किसमें, लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स के बीच में, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इंटरनल फ्रिक्शन बोला जाता है। क्लियर है बात आपको। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं लेयर 1 बोल रहा हूँ, इसको लेयर 2, इसको लेयर 3 और इसको लेयर 4। क्लियर है बात आपको। तो लेयर 1 बेटा स्लाइड करती है v वेलोसिटी से, तो लेयर 2 आपकी कुछ कम वेलोसिटी से v - dv वेलोसिटी से क्या करेगी, स्लाइड करेगी। ये देखा गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है।
और इस तरीके से नीचे जाते वक्त वेलोसिटी और घटती जाती है और लास्ट वाली लेयर की तो वेलोसिटी क्या होती है 0। तो वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी लिक्विड की कुछ इस तरीके से होती है। इसको समझाने के लिए बेटा आप इसको ऐसे समझो, मान लो यहाँ पर एक पानी की बूंद, मैंने इस पेज को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है और यहाँ पर एक पानी की बूंद को मैं रखूँ या फिर ड्रॉप को यहाँ पर रखूँ तो वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो जब वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी तो आपको यहाँ पर एक पानी की लेयर दिखाई देगी, है ना। ठीक है, जैसे आप दीवार पर कोई पानी की बूंद को छिड़किए तो वो जब पानी की बूंद नीचे आएगी तो ऊपर आपको एक लेयर दिखाई देगी, पानी की धारा दिखाई देगी ऊपर, है ना। अब वो जो धारा आपको दिखाई दे रही है ना, एक्चुअली में वो लास्ट लेयर है लिक्विड की जो कि उस सतह से चिपक गई है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है 0 है। क्लियर है बात आपको भी। अब ये फ्रिक्शन और अपोजिशन होता क्यों है इसका वजह समझो आप बेटा। इस लेयर के मॉलिक्यूल और इस लेयर के मॉलिक्यूल, 2 लेयर और 1 लेयर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है अट्रैक्शन। जब ये आगे जाती है तो ये वाले मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है बात आपको भी। तो इस ऊपर वाली लेयर के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। क्लियर है बात आपको। क्योंकि ये धीरे चल रही है और ये तेज चल रही है तो ये वाले इनको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। आप दोबारा समझिए बात आपको, भाई ये तेज चल रही है, ये धीरे चल रही है, तो ये धीरे वाले इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और तेज वाले इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और ये वैसे भी आप समझ गए होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, एक्शन और रिएक्शन। क्लियर है बात आपको। तो अब ज़्यादा तो हम इसको चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ये बता देता हूँ मैं, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, ये वाला एरिया। क्लियर है बात आपको। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना एरिया उनके बीच में कॉन्टैक्ट है। ठीक है। और दूसरा, अब आप देखो अगर मान लो ए ज़्यादा स्पीड से जा रही है, मान लो ये 100 से चल रही है, ठीक है, और ये 10 से चल रही है, तो वेलोसिटी का डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा ज़ोर से ये वाले मॉलिक्यूल इस वाले मॉलिक्यूल को खींचेंगे। क्लियर है। तो जितना ज़्यादा dv होगा उतना ज़्यादा क्या आएगा, फोर्स आएगा। क्लियर है बात आपको। भाई ऊपर वाले 100 से चल रहे हैं, नीचे वाले 10 से, तो ये बड़ी तेज़ी से मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये मॉलिक्यूल अपनी पूरी जान लगाकर इन मॉलिक्यूल को इधर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात आपको। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी का डिफरेंस उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। अच्छा एक बात बताओ, मॉलिक्यूल जो लेयर 1 में है उनका अट्रैक्शन लेयर 2 वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा कि लेयर 4 वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर कि 1 का अट्रैक्शन 2 वाले से ज़्यादा होगा क्योंकि 1 और 4 के बीच में तो दूरी अधिक है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो मतलब इनके बीच की दूरी बढ़ी तो फोर्स घटेगा। ठीक है। तो दूरी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं dy है लेयर्स के बीच की दूरी। क्लियर है बात आपको। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही फोर्स आपका घटने वाला है। क्लियर है। ये फोर्स कौन सा है, अपोजिशन फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स पर लग रहा है क्योंकि लेयर्स डिफरेंट वेलोसिटी के साथ एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। बेटा ये सारी चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको लिखनी अपनी टेबल है। क्लियर है बात आपको। हाँ, अगर आप साइड वाइज कहीं इसको लिखना चाहें वो आपकी अपनी पर्सनल है, इच्छा है। तो अगर मैं बात करूं, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बेटा, उसको ऐसे नीटा बोला जाता है, लंबा एन करके छोटा, dv बाय dy, फोर्स इज इक्वल टू नीटा ए dv बाय dy। ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू नीटा ए dv बाय dy। किसी बुक में नीटा को इस तरीके से म्यू से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्लियर है बात आपको। वो आपको उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने को बेटा इस नीटा को निकालने की ज़रूरत है। क्लियर है बात आपको। इस नीटा को हम निकालेंगे तो देखिए आप, फोर्स एज इट इज़ रखता हूँ मैं, इसी नीटा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है। नीटा ए dv बाय dy। फोर्स आपका क्या है, न्यूटन, नीटा एज इट इज़, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वेयर। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और ये dy डिस्टेंस है तो ये मीटर में आएगी, मीटर से मीटर कैंसिल। अल्टीमेटली न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वेयर, ये आपकी आ गई नीटा, है ना। तो न्यूटन की ओर रख लेते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वेयर इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वेयर। आपको क्लियर हो रही है बातें। ठीक है। तो 1 सेकंड से ये सेकंड काट दो आप, 1 मीटर से 1 मीटर काट दो और ये सेकंड अल्टीमेटली नीचे आ जाएगा, तो आपके पास आ गया kg पर मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात आपको।
यही चीज़ मैंने लिखी हुई है डायरेक्ट, ठीक है। तो आपका m L-1 T-1, क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आपकी फिजिकल क्वांटिटी है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में आप अभी तक इतना ही जाने कि जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें स्फेरिकल होती हैं, यस और नो। तो वो स्फेरिकल का नेचर पानी की बूंदों का वो इस फिजिकल क्वांटिटी की वजह से होता है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस टेंशन। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं वो पानी की सतह पर बैठ पाते हैं, मच्छर वगैरह, तो वो भी किस वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। ज़्यादा तो हम बात करेंगे इसके लिए चैप्टर नंबर 7 में। आपको फॉर्मूला याद रखना है, फोर्स बाय लेंथ, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन क्या होता है, ML-T-2, नीचे एक मीटर है तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली डायमेंशन आ जाएगी MT-2। क्लियर है बेटा। एक मिनट, यस। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा आपने ये क्लास 6 से पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 बाई r², ठीक है। इस G को मेरे को निकालना है तो r² को ऊपर लेके जाऊंगा, m1 और m2 को नीचे। तो फोर्स न्यूटन है और ये दूरी है दोनों मास के बीच की, तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों मास है तो kg², ठीक है। अल्टीमेटली जब आप न्यूटन की डायमेंशन, मीटर स्क्वायर की और केजी की डायमेंशन को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m-1 L-3 T-2। देखिए न्यूटन क्या होता है, mL-T-2, और ये L² मीटर स्क्वायर का और m² मास का, एक m से एक m कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो -1, ये L² और ये L मिलकर कितना हो जाएगा, L³ और T-2। क्लियर है बात आपको। नेक्स्ट है लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। देखिए इन दोनों को समझाने के लिए मेरे पास एक डायग्राम है। आपके पास m मास का आइस का एक टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर कितना है, -10। -10 आपने मेजर कैसे किया, आपने पक्का यहाँ पर कोई थर्मोमीटर वगैरह लगा रखा हो, तो आप उसको हीट करने लगे बेटा। हीट करने लगे तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो -10 से -9 जाएगा, -8 जाएगा, और ऐसे करते करते वो आखिर में कहाँ पर आ जाएगा, 0 पर। तो आप देखते हैं कि आपने यहाँ पर हीट सप्लाई की और टेम्परेचर भी क्या किया, राइज किया, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर हीट करते हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है बेटा कि थर्मोमीटर की रीडिंग नहीं बदलती है। आप हीट देते जा रहे हैं परंतु थर्मोमीटर 0 पर ही अटका हुआ है। ऐसा कब तक होता है, जब तक आइस पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट ना हो जाए, वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर है बात आपको। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा कि हीट देते गए परंतु टेम्परेचर राइज नहीं किया। तो मैं इसका एग्जांपल इस तरीके से दे सकता हूँ बेटा। देखो आइस में आइस एक सॉलिड है और वाटर एक लिक्विड है, ठीक है। तो सॉलिड के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और यहाँ पर एज कम्पेयर टू लिक्विड बॉन्ड। तो जो सारी हीट दी गई ना, उसने एक ही काम किया, उसने सॉलिड के बॉन्ड को तोड़ने का काम किया। कोई भी एनर्जी, हीट और टेम्परेचर, कोई भी एनर्जी जो आपने बाहर से प्रोवाइड की, उसने टेम्परेचर को राइज नहीं किया। क्लियर है बात आपको। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हीट तो सप्लाई हुई परंतु टेम्परेचर नहीं बढ़ा। आप फिर से इसको गर्म कर रहे हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ईजिली ये 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे जैसे आप हीट देते जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। और यहाँ पर आकर फिर से एक नौटंकी होती है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है। कब तक नहीं बढ़ता है, जब तक 100 डिग्री वाटर किस में कन्वर्ट ना हो जाए, 100 डिग्री स्ट्रीम में। अल्टीमेटली फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर बॉन्ड है और यहाँ पर गैसियस बॉन्ड है। तो वाटर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द गैसियस बॉन्ड। तो पूरी की पूरी हीट वाटर बॉन्ड को तोड़ने में कंज्यूम हो गई है। क्लियर है बात आपको। तो हीट तो दी गई परंतु आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। एक बात जो नोटिस करेंगे, सबका मास m है, मास चेंज नहीं हो रहा है, मास इज कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है बात आपको। अल्टीमेटली अब फिर अगर आप यहाँ पर हीट दें तब कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे हीट देंगे टेम्परेचर 250-300 ईजिली आगे बढ़ेगा। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर नोटिस करने की है, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़। यहाँ पर कुछ खास हुआ क्या, हाँ खास हुआ है। यहाँ पर आपकी स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से लिक्विड और यहाँ पर लिक्विड से गैस। तो वो हीट जो आपकी स्टेट चेंज करने का काम करे उसे बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग लगी है और यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगी है, कि क्योंकि वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड टू गैसियस, और मेल्टिंग का मतलब सॉलिड टू वाटर। क्लियर है बात आपको। तो अब आप समझ गए होंगे
कि लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट इन दो यहाँ पर आपकी एक्शन में आएगी। क्लियर है बात आपको। और उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एल, एम यहाँ पर लगेगी मेल्टिंग की और यहाँ पर Q इज इक्वल टू एम एल लेकिन लगेगी वेपराइजेशन की। क्लियर है बात आपको। तो हमें इस L को निकालना है बेटा। हीट का आपको पता है क्या होता है, जूल पर केजी, मास नीचे आ जाएगा तो पर केजी। आप सोल्व करेंगे तो आपके पास डायमेंशन आएगी L²T-2। स्पेसिफिक हीट क्या है, वो हीट जैसे इस रीजन में वो हीट जो टेम्परेचर को राइज करने का काम करे। क्लियर है बात आपको। उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, और उसका फॉर्मूला होता है mc∆T। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ mc ऑफ सॉलिड लगेगा। क्लियर है बात आपको, ∆T। ठीक है, यहाँ पर mc ऑफ लिक्विड, अगर वाटर है तो वाटर का लगेगा, लिक्विड का लगेगा ∆T। क्लियर है बात आपको। और यहाँ पर mc ऑफ वेपर ∆T। क्लियर है बात आपको। तो हमें C को निकालना है और इस C को निकालने के लिए आपके पास क्या है, ये है जूल पर केजी और ∆T है चेंज इन टेम्परेचर पर केल्विन। क्लियर है बात आपको। तो सॉल्व करते हैं इसको बेटा। तो जूल की क्या होती है बताइए ज़रा, mL²T-2 जूल होता है। ठीक है, पर केजी यानी कि m, और पर केल्विन, केल्विन के लिए थीटा है। तो अगर आप देखें ये वाली चीज़ तो जूल पर केजी, तो ऊपर ये देखो जो मैंने अब यहाँ पर लिखा हुआ ग्रीन पेन से, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। m से m कट जाएगा, अल्टीमेटली बनेगा L²T-2। और अगर थीटा लगा दो तो क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट, तो m से m कट जाएगा, थीटा ऊपर जाएगा L²T-2 और थीटा -1। क्लियर है बात आपको। यहाँ तक आपको नोटिस करना है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम अभी इस सेशन में सिर्फ क्लास 11th में जो आपकी डायमेंशन और यूनिट आने वाली है उनको डील करेंगे। क्लियर है बात आपको, क्योंकि एक बार आप 11th वाले से अगर गो थ्रू हो गए हैं तो 12th में जब जाएंगे तो आपको सिस्टम अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी आप 11th वाले जितने भी डायमेंशन है उनके से गो थ्रू हो, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं 11th वाले ही मेन करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको देखिए, समझ आएगा, इनको कॉपी में उतारिए आप और रिवाइज़ कीजिए। बस बार बार जितनी बार आप पेजेस पलटेंगे आपको अपने आप याद होता जाएगा। और सच्ची बात यह है, आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया है, चैप्टर क्या पूरे सब्जेक्ट का, कि कब कौन सी टर्म्स आने वाली हैं। क्लियर है बात आपको। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट 7th में आएंगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6th में आएगा, ये 7th में आएगा। ठीक है, सरफेस टेंशन, और ये भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी 7th में आएगा। ये यूनिट 5th में आएंगे तीनों बेटा। तो पूरी की पूरी जो आपकी फिजिक्स है वो चैप्टर 1 से हम एक तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बात आपको। अच्छा, अब कुछ जो क्लास 10th में आपने पढ़े हुए हैं चीज़ें, उनकी और डायमेंशन बता देता हूँ बेटा, और फिर हम ख़त्म करते हैं डायमेंशन वाला पार्ट। ठीक है, चार्ज पढ़ा है आपने Q = IT। आपने करंट को देखिए क्या सिंबल दिया था, एम्पियर को A, टाइम को सेकंड, और एम्पियर सेकंड को कूलम भी बोलते हैं। तो डायमेंशन क्या हो गई बेटा, AT हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करें आप, वर्क बाय चार्ज डिफाइन किया था आपने क्लास 10th में, जूल पर कूलम। वर्क क्या आता है, जूल पर कूलम, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं बेटा। जूल पर कूलम को वोल्ट भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो जूल की आप पुट करें, जूल की क्या थी आपकी डायमेंशन बेटा, जूल की डायमेंशन थी mL²T-2 और डिवाइडेड बाय AT। क्यों, क्योंकि ये आपकी चार्ज ही है। ठीक है, नहीं बात। तो आप देखेंगे कि T ऊपर जाकर -3 हो जाएगा और A ऊपर जाकर -1, mL² तो पहले से ही है। क्लियर है, आपके पास पोटेंशियल आ गया है अल्टीमेटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, V = IR। ये आपने पढ़ा है। V आपको पता है, एम्पियर की A होती है, तो अल्टीमेटली क्या निकल आएगा, R निकल आएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और आपने इसको पढ़ा है क्लास 10th में, ओम। ठीक है, वोल्ट की पुट करो, अभी आपने निकाली थी mL²T-3 A-1। क्लियर है, ये आपने वोल्ट की निकाली थी, और डिवाइडेड बाय A। क्लियर है बात। तो ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, mL²T-3 A-2 नोटिस करेंगे आप। क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं बेटा। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, R = ρL/A। हमें इस रो को निकालना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखो ये ऊपर मीटर आएगा और ये मीटर स्क्वायर एरिया है।
1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये मीटर उधर जाएगा, तो ओम मीटर विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस आपने निकाला हुआ है, उसको जस्ट एल से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, ml³ T-3 A-2। क्लियर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होती है बेटा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और साइमंस भी बोलते हैं इसको। तो जो प्लस में है उसको माइनस में कर दो और जो माइनस में उसको प्लस में कर दो, M-1 L-2 T3A2। क्लियर है। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी होती है बेटा, ठीक है। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसमें भी आपने जस्ट उल्टा कर देना है, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस। क्लियर है बात, आपको देख लीजिए आप। नेक्स्ट है प्लैंक कांस्टेंट, ये आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, E = h न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम होती है, ठीक है। तो इस h को प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। तो आपने अभी अभी देखा एनर्जी की तो डायमेंशन ml² T-2 वर्क वाली है, ठीक है। और h न्यू क्या है, 1/टाइम है, तो टाइम इधर जाएगा अल्टीमेटली। तो h की डायमेंशन कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, ml² T-2 इंटू T, डेट इज ml² T-1। क्लियर है। तो ml² T-1 विल बी योर डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको अभी के लिए याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है E = 3/2 kT, चैप्टर नंबर 9 में आएगा बेटा। K को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपका एनर्जी है, 3/2 तक नंबर है। तो टेम्परेचर नीचे जाकर क्या हो जाएगा, केल्विन, जूल पर केल्विन, ठीक है। तो जूल की तो ml² T-2 होती है, तो थीटा ऊपर जाएगा तो θ-1। क्लियर है। नेक्स्ट एक मैं टर्म ले रहा हूँ P/V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, उसकी डायमेंशन को देखना है, ठीक है। जस्ट मैंने 2 टर्म की गुना कर दी और देखते हैं। प्रेशर की क्या है बेटा, Nm², देख लो आप पीछे से, और वॉल्यूम की क्या है, मीटर³। तो ये कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा। न्यूटन तो जूल होता था, तो कहीं पर भी PV लिखा जाए, इट इज़ इक्विवेलेंट टू आपका जूल और वर्क। क्लियर है बात आपको। तो ml² T-2। गैस कांस्टेंट बेटा, इसी PV को मैंने इसीलिए पहले बताया क्योंकि यहाँ पर PV यूज़ होने वाला है। गैस कांस्टेंट क्या है, PV = mRT। ये R को बेटा गैस बोलते हैं, गैस कांस्टेंट। ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा, हीलियम के लिए अलग होगा, हाइड्रोजन के लिए अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा, ठीक है। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इस इक्वेशन को, PV = mRT, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द गैस कांस्टेंट। क्लियर है। तो मास क्या, kg नीचे जाएगा और टेम्परेचर का केल्विन नीचे चला जाएगा, तो यूनिट बन जाएगी जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। जूल पर kg किसकी यूनिट थी, अभी पीछे हमने डिस्कस की है, डेट इज़ लेटेंट हीट की, ठीक है। उसको देखेंगे वो क्या थी, L² T-2, और थीटा टेम्परेचर का नीचे है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अब देखो बेटा ये R की वैल्यू हर गैस के लिए चेंज कर रही थी, तो साइंटिस्ट एक ऐसी R की वैल्यू लेकर आए जो हर गैस के लिए क्या हो, सेम हो, और इक्वेशन क्या बनी, PV = nRT। और इस RU को, जो U पैरों में है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है। तो PV की तो आपकी जूल थी, नंबर ऑफ मोल्स, ये होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा, आपने क्लास 9th में पढ़ा है शायद, ये मास, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास है ना, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो अल्टीमेटली मास बाय मास है तो कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, है ना। तो T ही नीचे जाएगा, यूनिट तो होगी, डायमेंशन नहीं होगी बेटा। ये तो जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर है बात आपको। कुछ ये थीटा के जैसे है ना, जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल की ml² T-2 और थीटा की क्या हो जाएगी, केल्विन की क्या हो जाएगी, θ-1। क्लियर है बात आपको। तो ये आपकी डायमेंशन ख़त्म करता हूँ मैं, ये 30-32 जितनी भी डायमेंशन आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अच्छा, अब कुछ बातें और जो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ये चीज़ देखो आप, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, सेम। वैसे ही आप मैच करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। तो ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप अभी इन सभी क्वांटिटीज़ को लिखेंगे और थोड़ा सा समय इस पर लगाएंगे ताकि आपको क्लियर हो चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ आपने अभी तक देखी। डायमेंशनल कांस्टेंट
अगर आप देखो प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, ग्रेविटेशनल जी कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होती है। इसकी डायमेंशन भी है, परंतु इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या है, कांस्टेंट, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। वैल्यू कांस्टेंट एंड हैविंग डायमेंशन। डायमेंशनल वेरिएबल, अगर मैं बोलूँ एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी। एरिया भैया मैं छोटा सा एरिया लूँ, ये लूँ, या फिर ये लूँ बड़ा वाला एरिया, तो आपका इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है और इनकी डायमेंशन भी क्या है, L स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये वैल्यू आपकी, एक कहते हैं ना क्वांटिटी क्या होती है, N = NU, इसमें N हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है, आपकी बदल सकती है, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं, परंतु इनके पास डायमेंशन है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। क्लियर है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, अब एक 2 3 जैसे आपने देखा 3/2 मैंने बीच में डिस्कस किया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में 3/2 kT है ना, तो वो आपका जस्ट एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट वैल्यू है, 3 का मतलब 3 है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू बट नो डायमेंशन, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस वेरिएबल कौन से हैं, एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, परंतु एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री चेंज कर सकता है उसकी वैल्यू। क्लियर है, तो वो वेरिएबल वैल्यू है और उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो बेटा समअप करता हूँ मैं इस लेक्चर को आज, और ये उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर ये चीज़ हो गई है तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे आगे। जो इसके बाद है वो न्यूमेरिकल पोर्शन ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको फेयर नोटबुक में लिखेंगे, याद करेंगे, और याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार इनको देखिए, आप याद करने की कोशिश मत कीजिए, और बात जब और याद कब होंगे, जब ये हम इनको यूनिट्स में इनकाउंटर्स करेंगे, इनसे मिलेंगे आने वाली आगे वाली यूनिट्स में। क्लियर है बेटा, थैंक यू।